हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। सेकंड ग्रेड एसएसटी विद्यार्थियों के जो दोनों पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं कि जो आपका पेपर है वो बहुत ही शानदार गया है। चलिए इसकी आंसर की देखते हैं। पहले हम जो एसएसटी सब्जेक्ट का पेपर था उसकी आंसर की देखेंगे और उसके बाद जो जीके वाला पेपर है उसकी आंसर की देखेंगे। पहला प्रश्न, कनिष्क की सिरोहीन खड़ी मूर्ति जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मथुरा से। कनिष्क की जो सिरहीन खड़ी मूर्ति है वो मथुरा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, किस उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच वाद विवाद का उल्लेख किया गया है? तो जो वृहदारण्यक उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो वाद विवाद हुआ था उसका उल्लेख किया गया। तो जिसने भी वृहदारण्यक उपनिषद मार्क किया है उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न, उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया था। तो पूर्व हड़प्पा और नगरीय हड़प्पा इनकी जो सिमिलरिटी किसने देखी थी? ये देखी थी अपने अमलानंद घोष साहब ने। किसने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की? तो नमक मार्च है उसकी तुलना गांधी जी ने जो नमक मार्च किया था उसकी तुलना नेपोलियन ने जो पेरिस में मार्च किया था ना उससे तुलना की। किसने? तो ये थे अपने सुभाष चंद्र बोस साहब। ठीक है, हम जो आंसर की देख रहे हैं वो आंसर देखने के हिसाब से देख रहे हैं ताकि आप अपने पेपर में आंसर को मार्क कर सको। हाँ, जो इकोनॉमिक्स के प्रश्न आए हैं उनका एक विस्तृत वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसमें हम किस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी पूछ रही है, क्योंकि सेकंड ग्रेड की जो नई वैकेंसी आई है, हालांकि एसएसटी के लिए बहुत कम पद है उसमें, लेकिन फिर भी आपको तो एक पद चाहिए। अगर आप शानदार तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप उन 88 लोगों में भी अपना स्थान बना सकते हैं। पहले तो भगवान से यही दुआ है कि आपका इसी पेपर में सिलेक्शन हो जाए। फिर भी हमें एक अल्टरनेट रखना चाहिए तैयारी को अपना। जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता कंटिन्यू करना ही है। तो नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। इसका आंसर क्या हो गया? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था, तो कौन सी उपाधि थी जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के टाइम पे त्याग दिया था? तो वो उपाधि थी केसर ए हिंद। कौन सी? केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय त्याग दी थी। निम्न में से कौन फ्रांस के कॉर्डेलियर्स क्लब का सदस्य नहीं था? ये काफी टिपिकल प्रश्न है वैसे तो, लेकिन अगर आपने विश्व इतिहास को बड़े ध्यान से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इसका भी आंसर लगा सकते हो। तो देखो, डेंटन, मेराट और रोबेस्पियर ये तीनों तो कॉर्डेलियर्स क्लब के सदस्य थे, बट जो हेबर्ट है ये इस क्लब के सदस्य नहीं थे। तो जिसने भी हेबर्ट मार्क किया उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह एक अंग्रेज ने कहा था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली है। इन्होंने 1857 का जो संग्राम हुआ था इसको राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। बाकी तो कई लोगों ने इसे सैनिक विद्रोह, कई ने राजाओं का विद्रोह, इस प्रकार से नाम दिए थे, लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह बताने वाले थे बेंजामिन डिज़रायली, जिसे शॉर्ट में हम डिज़रायली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण किससे किया? समीकरण का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब किसके समान माना है? तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम दिया। एक तरीके से क्या नाम दिया? सेंड्रोकोटस। तो चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने क्या नाम दिया है? सेंड्रोकोटस के नाम से आइडेंटिफाई किया कि यही जो यूनानी इतिहासकारों ने सेंड्रोकोटस के बारे में वर्णन किया ना, वो कौन है? वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2, सेंड्रोकोटस। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को पुकारा जाता था। लेखाकार को क्या कहते थे शिवाजी के प्रशासन में? तो शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को कहते थे मजूमदार। क्या कहते थे?
मजूमदार। जो दबीर होता था वो कौन होता था? विदेश मंत्री। ठीक है, कौन होता था दबीर? विदेश मंत्री होता था, उसे दबीर कहते थे। ताजमहल के गुंबद निर्माण का कार्य किसने किया? ताजमहल का जो गुंबद बनाया है वो किसने बनाया है? तो ताजमहल का जो गुंबद बनाया है वो बनाया है इस्माइल खान ने। किसने बनाया है? इस्माइल खान ने ताजमहल के गुंबद बनाने का कार्य किया है। किसने किया ताजमहल के गुंबद बनाने का कार्य? इस्माइल खान ने। तो जिसने भी इसका उत्तर इस्माइल खान लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही है। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने करी? तो अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने करी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जिसने भी अमेरिकी क्रांति पढ़ी है तो उनको डेफिनेटली पता होगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी है। और ये सीधा सा प्रश्न था, आसान प्रश्न था, लगभग सभी विद्यार्थियों का उत्तर इसमें सही ही हुआ है। जिस जार को रूस की आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए उद्धारक जार कहा गया, कौन सा जार था? रूस में जो जार होते शासक थे तो उसमें किस जार को आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए उद्धारक जार कहा गया? तो जो अलेक्जेंडर द्वितीय था, अलेक्जेंडर जो द्वितीय था ना, उसको उद्धारक जार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 अलेक्जेंडर सेकंड। आपके हो सकता है आपके पेपर में ये अलग जगह पे हो, लेकिन आप आइडेंटिफाई करो कि अलेक्जेंडर द्वितीय जो भी है वो इसका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 12वीं, ये किरातार्जुनियम, ये किताब लिखी है 12वीं ने, बिल्कुल सही है। इसके बाद में हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, बिल्कुल सही है। वत्स भट्टी द्वारा मंदसौर अभिलेख को लिखा गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन वात्सायन ने पंचतंत्र नहीं लिखा। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने, विष्णु शर्मा ने। ठीक है, और कामसूत्र किसकी है? ये वात्सायन की है। ठीक है, कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ था भारत छोड़ो प्रस्ताव पास? तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जो कांग्रेस का अधिवेशन वो दिसंबर महीने में होता है, लेकिन कुछ एक मामलों में कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन भी बुलाए। तो ये 1942 वाला अधिवेशन भी एक विशेष अधिवेशन था जो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था, जहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। तो इसका आंसर क्या हो गया? बम्बई अधिवेशन। ग्वालियर टैंक मैदान का जो अधिवेशन था बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न, रामानंद की उन महिला शिष्यों का क्या नाम है जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनका संदेश घर घर पे पहुंचाया? यानी रामानंद की वो शिष्याएं कौन थी जिन्होंने रामानंद जी की मृत्यु के बाद उनका संदेश अलग अलग जगह पे पहुंचाया था? तो वो थी पद्मावती और सुरसरी। पद्मावती और सुरसरी जी थे, उन्होंने रामानंद जी की जो शिक्षाएं हैं उनको जनमानस के पास पहुंचाया। आप हमारे यूट्यूब चैनल मुलान स्कूल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो टीचिंग एग्जाम है उनमें आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा हिंसा न होने संबंधी समिति। तो वो जैन धर्म के जो भिक्षु है, भोजन के द्वारा हिंसा न होने के संबंध में जो समिति बनी है वो क्या कहलाती है? वो ऐषणा समिति कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐषणा समिति। तो भोजन द्वारा हिंसा न होने के संबंध में जो समिति है, कौन सी समिति है? ऐषणा समिति है। ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनसब शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो जो मनसब शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? मनसब शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो गया? अरबी। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन पुस्तक है रोमक सिद्धांत। गुप्तकाल में लिखी गई है रोमक सिद्धांत पुस्तक। ठीक है, रोमका सिद्धांत ये किस विषय से संबंधित है, यानी इसका सब्जेक्ट क्या है? तो ये खगोल शास्त्र की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? खगोल शास्त्र की पुस्तक है, रोमक विज्ञान। ठीक है, ये गुप्तकालीन पुस्तक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना से संबंधित थे? तो अनुशीलन समिति से संबंधित कौन व्यक्ति थे? तो अगर हम अनुशीलन समिति पढ़ते हैं तो हम दो लोगों का नाम देखते हैं, एक तो बारेंद्र कुमार घोष और एक है भूपेंद्र दत्त। तो जिस भी ऑप्शन में बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त होंगे वो हमारा उत्तर होगा। तो वो किस में? तो 1 और 2,
यानी बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। तो इसका आंसर केवल 1 और 2 हो जाएगा। अनुशीलन समिति, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। बराकर नदी एक सहायक नदी है, यानी बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। बराकर नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। हम वीडियो को स्पीड से कर रहे हैं ताकि आप अपने आंसर्स को फटाफट मिला सके और सेटिस्फाई हो सके कि मेरे इतने स्कोर बन रहा है, इतने नंबर बन रहे हैं। इसराना पहाड़ियाँ कहाँ पे? तो इसराना भाकर कहाँ है? इसराना भाकर है अपने जालौर सांचौर में। कहाँ पे? जालौर सांचौर में। जैसे और कल वो सांचौर जिला कैंसिल हो ही गया, तो टोटल कितने 50 जिले थे पहले, अब 9 जिलों को कैंसिल करके तो कितने जिले बचे? 41 जिले ही अब बचे हैं। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन भारत के निम्न में से किस भाग में अधिकतर पाए जाते हैं? तो कौन से वनों की बात कर रहे हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो ये भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। किसमें? दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे है? तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कोटा में है। कहाँ पे? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में। तो इसका आंसर जिसने भी कोटा मार्क किया उसका आंसर बिल्कुल सही है, उसका उत्तर सही है, उसके नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली चक्रवाती वर्षा कौन सी है? तो कर्नाटक में जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है चक्रवात से, उसको क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम कहते हैं। काल बैसाखी तो बंगाल से संबंधित है और मावट अपने राजस्थान से। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है? सिल्ड ज्वालामुखी, तो जो हवाई द्वीप है ना, यूएसए का हवाई द्वीप, ये एक सिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। जिसने भी हवाई द्वीप समूह उत्तर लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार कहाँ पे आते हैं? तो बहुत सा आसान सा प्रश्न, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और जो एसएसटी के विद्यार्थी है उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। फंडे की खाड़ी में कहाँ पे आते हैं? फंडे की खाड़ी में। फंडे की खाड़ी में ये विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने हेतु उपकरण कौन सा है? तो सापेक्षिक अगर आर्द्रता मापनी हो तो उसके लिए कौन सा उपकरण यूज करेंगे? हाइग्रोमीटर। किसे यूज करेंगे? हाइग्रोमीटर। किस चीज के लिए? सापेक्षिक आर्द्रता को नापने के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गर्म हवाएं हैं? हमें आइडेंटिफाई करना है कि गर्म हवाएं कौन सी है। तो इसमें जो फोन हो गई एक चिनूक, ये दोनों गर्म हवाएं हैं। बाकी मिस्ट्रल बोरा ठंडी हवाएं हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और सी सही है। तो कहाँ लिखा है? ऑप्शन ए में लिखा है ए और सी सही है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फोन और चिनूक क्या है? गर्म हवाएं। अगला प्रश्न, क्रस्ट व सबस्ट्रेटम को पृथ्वी की 2 प्रमुख परतें किसने माना? तो क्रस्ट और सबस्ट्रेटम ये पृथ्वी की परतें मानी है। किसने मानी है? ये मानी है होम्स ने। तो जिसने भी होम्स उत्तर पे टिक लगाया है उसका उत्तर बिल्कुल सही है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? ये फैक्चुअल प्रश्न है, आपको याद ही रखने पड़ने थे। तो ये 31%। औसत एल्बिडो कितना है? 31%। जिन्होंने डीपली पढ़ा है उनके लिए पेपर नहीं है। जिन्होंने कंटेंट के साथ मतलब फैक्चुअल डेटा को एकदम कंठस्थ किया है उनके लिए परफेक्ट पेपर है। चाहिए अगर आप स्पीडली, अगर आपने शानदार तरीके से फैक्चुअल डेटा रीड करके गए और याद करके गए हो तो 1 घंटे में पेपर सलटा के आप एग्जामिनर को दे सकते हो। इतना तगड़ा पेपर है, यानी 1 लाइनर अधिकतर। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया? राउरकेला इस्पात संयंत्र। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है। कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है? राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, साम्य स्थापना प्रमाण जिस सिद्धांत से संबंधित है? साम्य स्थापना सिद्धांत किस प्रमाण किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित है। साम्य स्थापना प्रमाण किस सिद्धांत से संबंधित है? और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से। और ये किसने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत? ये दिया था वेगनर ने। महाद्वीपीय विस्थापन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर के द्वारा दी गई थी। इसी में साम्य स्थापना प्रमाण संबंधित है। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान करना, यानी हमें फैक्ट दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है, ये नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ, कहाँ?
चित्तौड़गढ़ से निकलती है, यानी चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा गांव की पहाड़ियां हैं, वहां से एक नदी निकलती है। ये नदी चंबल में बेसरोडगढ़ के पास में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। तो कौन सी नदी है? तो जो बामणी नदी है ना, ये चित्तौड़ के हरिपुरा गांव से निकलती है और बेसरोडगढ़ के पास में चंबल में मिल जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बामणी नदी। अगला प्रश्न है, गढ़ कोटरी तथा मंगरोप खनन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो क्या क्या नाम है? गढ़, कोटरी और मंगरोप, ये खनन क्षेत्र किससे संबंधित है? ये है चाइना क्ले के खनन क्षेत्र। किसके? चाइना क्ले के। गढ़, कोटरी और मंगरोप, याद कर लो, अगले एग्जाम में भी आ सकते हैं। नुब्रा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख की श्रेणी में नुब्रा घाटी है। नुब्रा घाटी कहाँ पे है? लद्दाख की श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में नुब्रा घाटी है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता। अब हम इकोनॉमिक्स के प्रश्न देख रहे हैं और इकोनॉमिक्स के प्रश्न के बारे में बता दूं, अभी हम फटाफट इसके आंसर्स देखेंगे और उसके बाद में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें इनके कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि इकोनॉमी से किस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी पूछ रही है। ठीक है। उपभोक्ता संतुलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपभोक्ता संतुलन की बात कर रहा है तो इसमें से सही कथन देखना है, तो बाकी तो सारे गलत है। और सही कौन सा है? तटस्थता वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल से कम होता है। तटस्थता वक्र का ढाल है ना, वो बजट रेखा के ढाल से क्या होता है? कम होता है। ये तटस्थ वक्र का ढाल होगा, वो बजट रेखा के ढाल से कम होगा। ये उत्तर जिसने भी लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है, यानी मुद्रा तो है ज्यादा और सामान है कम, और वो मुद्रा उस पर्टिकुलर कम सामान के पीछे भाग रही है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो मुद्रास्फीति होगी तो वो क्या होगी? मांग प्रेरित होगी, क्योंकि डिमांड है ना, डिमांड के कारण उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड है, इस कारण उसका भाव बढ़ रहे हैं, तो वो मांग प्रेरित हो जाएगी। तो जिसने भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति इसका आंसर मार्क किया उसका उत्तर बिल्कुल सही है। यदि सरकार अक्स वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाती है तो क्या होगा? तो अगर सरकार अक्स वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाती है तो वस्तु अक्ष का पूर्ति वक्र बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो पूर्ति वक्र है ना, वो बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। अब किस प्रकार से होगा वो हम चर्चा अगले जो डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इकोनॉमिक्स का, ओनली इकोनॉमिक्स का डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। उसमें हम अभी एक बार तो आप दोनों आंसर की चेक कर लो और उसके बाद आराम से जब आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि अब हमें पढ़ना है आगे, तब हम इसका डिटेल वीडियो लेके आएंगे और उसमें आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार के बजट का प्राथमिक घाटा शून्य होता है? शून्य होगा। किस स्थिति में? तो सरकार का प्राथमिक घाटा शून्य होगा। कब? जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर है। राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होगा ना। जैसे राजकोषीय घाटा है और हमने ब्याज का भुगतान किया है, तो मतलब राजकोषीय घाटा होने का कारण क्या है? ब्याज भुगतान के कारण। और प्राथमिक घाटा नहीं होगा क्योंकि उसमें ब्याज भुगतान शामिल नहीं होता है, तो इसका मतलब उस परिस्थिति में क्या होगा? जो प्राथमिक घाटा है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा पूर्ति का निम्न में से कौन सा माप सर्वाधिक तरल है? यानी मुद्रा पूर्ति में सबसे तरल माप कौन सा है? तो तरल क्या होता है? जो सबसे जल्दी जिसका उपयोग कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो देखो M1, M2, M3, M4। M1, M2, M3 क्या होता है? जैसे M1 में क्या होता है? पब्लिक के पास में जो करेंसी है, ठीक है, और बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट है ना, डिमांड डिपॉजिट माने सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, इनको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? M1 आ जाएगा। अब M1 में अगर आप पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट पड़े हुए हैं वो जोड़ दोगे तो M2 आ जाएगा। और M2 के अंदर अगर आप जो टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट यानी अगर आप बैंक के पास जाओ और तुरंत कहोगे ये पैसा मुझे चाहिए, वो पैसा आपको मिल जाएगा, वो तो होता है डिमांड डिपॉजिट। और एक पैसा होता है आपने एक टाइम पीरियड के लिए उसे ब्लॉक कर दिया, लॉक कर दिया, जैसे आपने FD करा दी 1 साल के लिए, इसका मतलब अगले 1 साल आप उस पैसे को यूज नहीं कर पाओगे। और आपने RD करा दी 1 साल के लिए, 500 रुपये हर महीने डाल रहे हो, तो 12 महीने तक आपका पैसा उसमें जुड़ता रहेगा, आप पैसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये पैसा अगर आप M2 में जोड़ दोगे, जो टाइम डिपॉजिट है इसको, तो क्या हो जाएगा? M3 आ जाएगा। तो सबसे तरल कौन सा है? तरल का मतलब जो तुरंत उपयोग किया जा सके,
तो वो कौन सा होगा, M1 ही होगा, क्योंकि M3 क्या है, ये तो ब्रॉड मनी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कथन किन्स के उपभोग फलन के बारे में सही है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर बताइए। तो किन्स के उपभोग फलन के बारे में सही कौन सा है? तो मौद्रिक उपभोग मौद्रिक आय का स्थिर फलन है, ये कथन बिल्कुल गलत है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, जिसे हम एमपीसी कहते हैं, धनात्मक और 1 से कम होती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है, दीर्घकालिक एमपीसी अल्पकालिक एमपीसी से अधिक होती है। दीर्घकाल की जो एमपीसी होती है वो अल्पकालिक एमपीसी से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। आय बढ़ने पर एपीसी घटती है, एपीसी होती है वो आय बढ़ने पर घटेगी, तथा एमपीसी एपीसी से कम होती है, ये कथन भी सत्य है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। कहाँ पे दे रखा है, इसमें ऑप्शन 2, 3 और 4 सही है। जिसने भी ये आंसर लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्न कथनों पर विचार करो। विचार करना है हमें। M2 क्या होगी, M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा, तो जैसे अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा कि M2 तो होगी M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट पड़े हैं सेविंग अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में, उनको जोड़ दोगे तो M2 आएगा। तो इसका मतलब ये कथन तो गलत है। और M3 को समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है, तो ये कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल B सही है। तो जिसने भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्न कथनों पर विचार करें, इस प्रश्न में केवल B सही है उत्तर लगाया है, उसका बिल्कुल सही हो जाता है। मनरेगा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और उसके बाद में आपको उत्तर बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला प्रश्न, इसकी शुरुआत 2006 में हुई, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसके तहत NREP और RLEGP का विलय कर दिया गया, तो ये कथन सही नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 सही है। तो जिसने भी ऑप्शन 2 यानी केवल A सही है कहा है, उसका उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो जो सही है उनको आइडेंटिफाई करना है। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? तो SDG हमें पता ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, जो 169 संकेतकों में बटे हुए हैं। इसके अगला पॉइंट है, इसके घोषणा के वर्ष कब है, 2015 है, और कब तक हमें प्राप्त करना है, 2030 तक प्राप्त करना है। तो 17 और 2015 और 2030 जहाँ पे होगा वो उत्तर होगा हमारा। तो ये दे रखा है ऑप्शन 3 में 17, 2015 और 2030। तो जिसने भी 17, 2015 और 2030 लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न, बेरोजगारी की सामान्य स्थिति यह भी कहलाती है। जो बेरोजगारी की सामान्य स्थिति है ना, सामान्य बेरोजगारी, उसमें कुछ अलग से नहीं है। जैसे चक्रीय बेरोजगारी एक कालखंड में आती है, छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, घोषणात्मक बेरोजगारी, ये सामान्य स्थिति नहीं है। इसमें हम अलग अलग बताना पड़ेगा कि इस स्थिति की बेरोजगारी है ये। लेकिन खुली बेरोजगारी है वो क्या है, वो सामान्य बेरोजगारी होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 खुली बेरोजगारी। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से करना हमें मिलान, और इसके बाद जो सही उत्तर है उसका करना है चयन। तो सबसे पहले बात करते हैं समांतर माध्य। तो समानांतर माध्य क्या होता है? तो अगर इन ऑप्शंस को देखते हैं तो समांतर माध्य के साथ आता है, ये केंद्र प्रवृत्ति का सुस्थिर मापक है। क्या होगा, समानांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सुस्थिर मापक। देखो ये जो आपका मीन मीडियन मोड वाला प्रश्नावली थी, बहुत सामान्य प्रश्न इसमें आते हैं, आपके 2-3 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। तो आप आशा करते हैं कि आप इनको सही करके आए। अगर आपको अभी भी इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो हम एक छोटी सी क्लास लेके आएंगे 1.5-2 घंटे की, और उसके अंदर आपको सारा डिटेल बता दिया जाएगा। और उस क्लास के बाद में आप जो सेकंड ग्रेड में जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के जो प्रश्न आते हैं वो उनको आसानी से कर पाओगे। दूसरा, मध्य का क्या है? तो बी के साथ लगाओ आप 1, यानी यह बंटन को 2 समान भागों में विभाजित कर देती है। और बहुलक क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मूल्य, यानी जो सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या हो गया, सबसे अधिक बार आ रहा है, तो यह श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मूल्य है। तो जिसने भी इसका उत्तर 2, 1, 3 लगाया है, क्या 2, 1, 3, उसका उत्तर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न, मध्यिका 280 है और माध्य 310 है। असममित बंटन में बहुलक का मान क्या होगा? 3 माध्यिका 2 माध्य बराबर 1 बहुलक होता है, तो 3 माध्यिका क्या कितनी होगी, 280 से 28, 56, 28, 84, और 2 माध्य क्या होगा 310 से 620, जो बच जाएगा क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। तो 840 में 620 का निकालेंगे तो क्या आएगा,
220। ये कहाँ लिख रखा है? ऑप्शन 2 में लिख रखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 220। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि बैंकों की प्राथमिक जमा राशि है 10,000 और केंद्रीय बैंक का नगद आरक्षित अनुपात है 10%, तो वैधानिक तरलता अनुपात है 25% और बैंकों के पास जमा राशि का अप्रयुक्त अनुपात है 5%, तो कुल जमा राशि क्या होगी? तो कुल जमा राशि होगी, वो होगी 25,000 रुपीज़। कितनी होगी? 20,000 नहीं है, 25,000 होगी। ये एक फॉर्मूले से निकाला जाता है। हम जब डिटेल क्लास लेके आएंगे इकोनॉमी की तो उसमें आपको विस्तार से बताएंगे। अभी आप 25,000 मार्क कर लो। किसी ऋणात्मक ढाल के सरल रेखीय मांग वक्र पर दाएं से बाएं ऊपर की ओर विचरण करने पर मांग की कीमत लॉज क्या होती है? तो जो ऋणात्मक ढाल में सरल रेखीय मांग वक्र है उसके दाएं से बाएं ऊपर की ओर अगर विचलित करेगा तो मांग की कीमत लॉज क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो जिसने भी बढ़ेगी लगाया, बढ़ती है लगाया, उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। निम्न में से किस संकेतक को जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं किया जाता? भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं किया जाएगा, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखो, शिशु मृत्यु को शामिल किया जाता है, आधारभूत साक्षरता को शामिल किया जाता है, जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो PQLI की कैलकुलेशन करने में प्रति व्यक्ति आय का महत्व नहीं है। तो यही हमारा उत्तर हो जाता है, क्योंकि इसने यही पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, मांग में परिवर्तन का अर्थ किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दिए गई मांग वक्र पर विचरण करने से। हम सही आइडेंटिफाई करना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि मांग में परिवर्तन का अर्थ क्या होगा? वस्तु की कीमत में परिवर्तन से जो मांग वक्र में जो परिवर्तन होता है ना, वो क्या कहलाएगा? मांग का परिवर्तन। और अगला बिंदु है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किसी वस्तु के संपूर्ण मांग वक्र में विवर्तन है, जो किसी व्यक्ति की मौद्रिक आय और रुचियों और अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है। तो जिसने भी ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य लगाए इस प्रश्न में, उसका उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न, मांग की आड़ी लोच के संबंध में इन पे विचार करना है। यदि अक्ष और वाई स्थानापन्न है तो ई अक्ष वाई ऋणात्मक होता है, तो यह कथन गलत है। और इसमें केवल बी सत्य है, यानी एक्स और वाई पूरक है, जो ई एक्स वाई धनात्मक होती है। तो ये जिसने भी लगाया उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा, अब देखो पॉलिटी के प्रश्न आ गए हैं, इकोनॉमी के प्रश्न हो गए हैं। इकोनॉमी के प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे ताकि हम समझ सके कि RPSC सेकंड ग्रेड के इकोनॉमी में किस प्रकार के प्रश्न देती है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में हम इकोनॉमी के प्रश्न को अधिकतम 19/19 या 20/20 कर सके, 19/20 या 20/20 कर सके। निम्नांकित में से भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 क्लोज 1 में आंतरिक अशांति शब्द हटाया गया? तो सबको पता है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया था। ठीक है, कहाँ लिखा था? 352 क्लोज 1 में आंतरिक अशांति थी, इसकी जगह क्या आ गया? सशस्त्र विद्रोह आ गया बाद में। तो 44वां संविधान संशोधन इसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG कब लॉन्च किए थे? तो 2000 में किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2000, सन 2000। अगला प्रश्न, आमंड और पावेल के अनुसार निम्नांकित में से कौन से राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत है? राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत कौन से हैं? लेकिन ये हमें किसी के अनुसार बताने, आमंड और पावेल के अनुसार बताने। तो संचय निर्गत होता है, वितरणी निर्गत होता है, प्रतीकात्मक निर्गत होता है, लेकिन विनियामक निर्गत नहीं होता। तो हमें पूछा है कि कौन से होते हैं? तो 2, 3 और 4 होते हैं। तो ये किस में है? तो ऑप्शन 2 में लिख रखे हैं 2, 3 और 4। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जिसने भी 2, 3 और 4 वाले पॉइंट को उत्तर लगाया है वो उसका उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस वर्ष में कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम प्रशासन मिशन की स्थापना की गई? तो 1999 में। कब? 1999 में कोसोवो है, वहां पे संयुक्त राष्ट्र अंतरिम प्रशासन मिशन की स्थापना करेगी। अब देखो, ये जो वीडियो है इसकी PDF ये हमारे टेलीग्राम चैनल मुलान स्कूल पे डाल दी गई है। वहां जाओ आप और उस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अपने आंसर को एक एक करके वैसे भी चेक कर सकते हो। और आप वीडियो के साथ कर रहे हो तो बहुत कम समय में हो जाएगा। पहले प्रश्न देखो, आपके पॉइंट पे प्रश्न में कहाँ पे उसको खोलो और वहाँ पे देख लो आपने सही किया गलत किया है, और उसके बाद वीडियो को वापस प्ले कर लो। फिर आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न को आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे
और इस तरीके से बहुत कम समय में आपका जो पेपर है उसकी आंसर की आप बना पाओगे, लगा पाओगे। इसमें हमने आपको वीडियो भी दे दिया है और इसके साथ ही पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी है। राजनीतिक सिद्धांत विचार से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से हमें सही नहीं आइडेंटिफाई करना है। किसके संबंध में? राजनीतिक सिद्धांतों के संबंध में। तो पहला पॉइंट है मध्यकालीन राजनीतिक विचार बौद्धिक जीवन में ईसाई धर्मशास्त्र के प्रभुत्व से आच्छादित थे। तो बिल्कुल सही बात है कि मध्यकाल में जो राजनीतिक विचार है वो ईसाई धर्मशास्त्र के प्रभुत्व से आच्छादित थे। और अगला बिंदु है आधुनिक काल तक राजनीतिक सिद्धांत एक पाठ्य टेक्सचुअल परंपरा रही है। टेक्सचुअल परंपरा नहीं है ये, मतलब प्रैक्टिकल परंपरा रही है, कह सकते हैं। अभी टेक्सचुअल होना शुरू हुई है। शास्त्रीय राजनीतिक विचार अच्छे समुदाय नागरिकता के दायित्व जैसे प्रश्नों से संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। और समकालिक राजनीतिक सिद्धांत 1970 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत में फाउंडेशनलिस्ट मोड से प्रभावित हुआ है। तो ये कथन भी सत्य है। इसका मतलब जो असत्य कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है? आधुनिक काल तक राजनीतिक सिद्धांत एक पाठ्य यानी टेक्सचुअल परंपरा रही है। ये कथन सत्य नहीं है, गलत है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमें गलत को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का जो भाग 5 है उसका जो अध्याय 1 है उसके अनुसार संघ की कार्यपालिका में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होता है, महान्यायवादी भी होता है, लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ की कार्यपालिका में नहीं होता। 148 में दे रखा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 का हमें सूची 2 से मिलान करना था, संविधान संशोधन के संबंध में है कि कौन सा संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। तो देखो जो 93 नंबर का संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 15 में खंड 5 की अंतः स्थापना करने से संबंधित है। उसके बाद में जो 94 नंबर का संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 164 से संबंधित है। और जो संविधान का 95 नंबर का संविधान संशोधन है वो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। और जो 96 नंबर का संविधान संशोधन है अनुच्छेद 334 में संशोधन से संबंधित है। 96 संविधान संशोधन अनुच्छेद 334, 8वीं अनुसूची 95 संविधान संशोधन के माध्यम से, और 94 वाला आर्टिकल 165 में अमेंडमेंट किया था हमने। और जो 93 नंबर का है वो आर्टिकल 15 में जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के किया गया था। आर्टिकल 15 में खंड 5 की अंतः स्थापना करी गई थी, यानी ये खंड जोड़ा गया था। मिशन सागर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो हमें बताना है कि मिशन सागर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें से एक ही कथन सत्य है, ये ऑप्शन बी वाला। कौन सा? ये भारत के दृष्टिकोण के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर का अनुरूप है। ये बिल्कुल सही है, केवल बी सही है इसमें। तो जिसने भी केवल बी उत्तर लगाया उसका उत्तर होगा सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह तर्क दिया कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है? सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के दायरे के बाहर है। किसने कहा ये कहा था इसायाह बर्लिन ने। इसने क्या कहा कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के दायरे से ही बाहर है। ये कहा था इसायाह बर्लिन। क्या नाम है? इसायाह बर्लिन। तो ये इसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया के चरण बताने हैं। तो पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा? तो सबसे पहले होगा प्राकल्पनाएं। वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया प्राकल्पनाएं नंबर 1 पे। उसके बाद में होता है सत्यापन, उसके बाद में होता है तथ्यों का वर्गीकरण, और उसके बाद में होता है सामान्यकरण। तो 1, 3, 2 और 4, जिसने भी 1, 3, 2 और 4 को लगाया उसका उत्तर हो जाएगा सही। सबसे पहले प्राकल्पनाएं, फिर सत्यापन, फिर तथ्यों का वर्गीकरण, और उसके बाद सामान्यकरण। अगला प्रश्न, BCIM आर्थिक गलियारा कौन से देश शामिल नहीं है? BCIM जो आर्थिक गलियारा है ना, BCIM में कौन सा है? बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया है और म्यांमार है। तो इसमें चाइना और बांग्लादेश तो सही है, लेकिन भूटान तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। और मालदीव नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि मालदीव की जगह क्या है? म्यांमार। और बी से आपको लगेगा कि भूटान होगा, नहीं, ये है बांग्लादेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिसने भी 1 और 3 लगाया उसका उत्तर हो जाएगा सही, यानी भूटान और मालदीव है वो इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से। इसमें संविधान की समितियां दे रखी है और मैचअप करना है कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले संघ शक्ति समिति, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, बी के साथ डी। उसके बाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी।
और उसके बाद में प्रारूप समिति के तो थे ही बाबा साहब, तो बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? BDCA। क्या होगा? BDCA जिसने भी लगाया उसका उत्तर हो जाएगा सही। यानी 1 के साथ B, 2 के साथ D, 3 के साथ C और 4 के साथ A। अगला प्रश्न, भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता किस साल में लागू हुआ? अब लागू होने की बात कर रहे हैं ना कि बनने की। तो ये 2000 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ? सन 2000 में। ठीक है, भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ था? 2000 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और हमें फिर चुनने सही कौन सा है। तो पहला कथन है, प्रक्रियात्मक न्याय की धारणा समाजवाद के दर्शन के अनुरूप है। ये कथन है गलत। केवल 2 सही है, यानी दूसरा कथन सही होने वाला है। यह बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों को मानव व्यवहार के आदर्श नियमों के रूप में मानता है। तो बिल्कुल जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो बाजार अर्थव्यवस्था के नियम को मानव व्यवहार के आदर्श नियम के रूप में मानता है। यह कथन बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। क्या होगा? केवल 2 सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को पूरक सिद्धांत बताया? यानी स्वतंत्रता को पूर्ण कौन करती है? समानता पूरी करती है। ये कौन से विद्वान मान रहे हैं? तो आरस्टोनी मान रहे हैं क्या? बिल्कुल मान रहे हैं। H.F. हायक मान रहे? नहीं। C.B. मैकफर्सन मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। और A.D. टॉकविले मान रहे हैं क्या? मान रहे हैं। इसका मतलब टोनी, मैकफर्सन और टॉकविले जिसमें है, इसका मतलब 1, 3 और 4 जिसमें भी वो उत्तर होगा। तो केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 जिसने भी लगाया उसका उत्तर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को प्रभाव और प्रभावित होने का अध्ययन मानता है? राजनीतिक विज्ञान को क्या मानता है? प्रभाव और प्रभावित होने का अध्ययन। कौन मान रहे? तो स्टीवन ल्यूक्स है ना, स्टीवन ल्यूक्स। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी स्टीवन ल्यूक्स राजनीतिक विज्ञान को प्रभाव और प्रभावित होने का अध्ययन मानते हैं। यही इसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब इसमें से सत्य कौन सा है? तो इन दोनों ही कथन है ना, ये असत्य है। ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। यानी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के संबंध में असत्य कथन है दोनों, तो दोनों सही नहीं है। कथन 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब पॉइंट 1 जो कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, ये उत्तर होगा हमारा। निम्नांकित में से कौन से विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में शामिल है? तो कौन से? तो बीमा तो सेंटर सूची का विषय है, और आर्थिक और सामाजिक योजना ये है संघ समवर्ती सूची का। लेकिन प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची का है और मत्स्य की भी राज्य सूची का है। तो जिसने भी 2 और 3 उत्तर लगाया उसका उत्तर हो जाएगा सही। ऑप्शन 2 और 3 हमारा राइट आंसर हो गया। निम्नांकित में से कौन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मिल्टन फ्रीडमैन। कैपिटलिज्म और फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसने लिखी है कैपिटलिज्म और फ्रीडम पुस्तक? मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखी है। मिल्टन फ्रीडमैन ने। यह किसका कथन है कि मानव समाज में धर्म इतना सार्वभौमिक, स्थायी और व्यापक है कि धर्म को स्पष्ट रूप से समझे बिना हम समाज को नहीं समझ सकते। यानी मानव समाज में धर्म बहुत सार्वभौमिक हो गए, स्थायी हो गया, व्यापक हो गए। समाज को समझने के लिए धर्म को समझना पड़ेगा। ये किसने कहा है? रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। किसने कहा है? रेडक्लिफ ब्राउन साहब ने ऐसा कहा है। तो जिसने भी रेडक्लिफ ब्राउन उत्तर लगाया उसका उत्तर सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने वाली पहली कृति, यानी समाजशास्त्र का विश्लेषण करने वाली पहली कृति कौन सी है? हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई। किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। और इसके लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। तो जिसने भी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी लगाया उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये किसका मानना है कि सामाजिक वर्ग औद्योगिक समाजों के चारित्रिक लक्षण है? औद्योगिक समाजों के चारित्रिक लक्षण है, सामाजिक वर्ग होते हैं, वो किसने कहा है? ये कहा है टी.बी. बोटोमोर ने। टी.बी. बोटोमोर ने कहा है। किसने कहा है? टी.बी. बोटोमोर ने कहा है ऐसा कि जो सामाजिक वर्ग है वो औद्योगिक समाजों के चारित्रिक लक्षण है। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को समाज के समग्र स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन और व्याख्या करने वाला विज्ञान माना है? तो H.W. ओडम है। इन्होंने समाजशास्त्र को समाज के जो समग्र रूप है उसका क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला और व्याख्या करने वाला विज्ञान बताया। तो H.W. ओडम, क्या नाम है? ODAM, H.W. ओडम। संरचनात्मक दृष्टि से, अगले प्रश्न में चलते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से किसने जातियों को वंशानुगत रूप से विशिष्ट और पदानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित समूह के रूप में समझाया है, जबकि एक प्रणाली के रूप में उन्होंने इसकी 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है? पदानुक्रम, वंशानुगत विशेषता और प्रतिकृष्ण। तो किसने किया है ऐसा? तो यह किया है
SM गोरे साहब ने। जिसने भी SM गोरे पे टिक लगाया उसका उत्तर हो जाता है सही। अगला प्रश्न है, ये जिसका भी पेपर है उस लड़के ने, उस विद्यार्थी ने बहुत अच्छी तैयारी की है और उसके बहुत ही अच्छे स्कोर भी होने वाला है, क्योंकि उसने काफ़ी सही उत्तर, ज़्यादातर उत्तर सही ही लगाए, कोई एक दो अलग बात है। जाति के कार्यों को किसने दो स्तरों, सांसारिक और वैचारिक का विश्लेषण किया है? तो MN श्रीनिवासन ने जाति के कार्यों को दो स्तरों में बांटा, एक तो सांसारिक और एक वैचारिक। जाति कार्यों को सांसारिक और वैचारिक में बांटने वाले कौन है? तो श्रीनिवासन साहब है, MN श्रीनिवासन साहब है। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषिका है, ये किसने कहा है? प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की कोशिका है, पोषिका है, नर्सरी है, ये कहा है श्री CH कूले साहब ने। किसने कहा है? CH कूले। तो जिसने भी CH कूले लगाया है नर्सरी वाले प्रश्न में, उसका उत्तर हो जाता है सही। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का स्रोत, तो देखो खोज सामाजिक परिवर्तन का स्रोत है, आविष्कार भी है, प्रसार भी है, लेकिन एकीकरण नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हमें पूछा है नहीं है, तो एकीकरण नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। योगेंद्र सिंह के अनुसार निम्न में से कौन सा जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण नहीं है? तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन आधुनिकीकरण के कारण होती है, निजीकरण के कारण होती है, औद्योगिकरण के कारण होती है, लेकिन योगेंद्र सिंह कहते हैं कि निजीकरण के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन नहीं है। यानी इन्होंने इन 3 बिंदुओं का उल्लेख किया है जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए, आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो नहीं बताया था उन्होंने वो कौन सा? निजीकरण। तो निजीकरण इसका आंसर हो जाएगा। HM जॉनसन द्वारा दिए गए 4 बिंदुओं के आधार पर हम जान सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है। निम्न में से कौन सा बिंदु उसमें एक नहीं है? तो इसमें संचयी होता है, सिद्धांतबद्ध होता है, अनुभवश्रित होता है, लेकिन नैतिक नहीं होता। तो जिसने भी नैतिक लगाया उसका उत्तर हो जाएगा सही। तो HM जॉनसन ने 4 बिंदु बताए। उन्होंने कहा कि इनके आधार पे आप देख सकते हो कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है, क्योंकि ये संचयी है, ये सिद्धांतबद्ध है, अनुभवश्रित है, लेकिन ये नैतिक है, ये पॉइंट नहीं उन्होंने बताया। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन या कम से कम इसे महत्वपूर्ण रूप से कम करने के उपायों में नहीं है? तो गरीबी उन्मूलन या कम से कम इसे महत्वपूर्ण रूप से कम करने के उपायों में से एक ने वितरण न्याय, भूमि मानव अनुपात और काले धन का प्रवाह। ये तो तीनों होते हैं, लेकिन रोजगार सृजन नहीं है इसमें से। तो काले धन का प्रवाह नहीं होगा, काले धन का प्रवाह नहीं होगा गरीबी उन्मूलन के लिए उपाय। इसमें आप ये होता है रोजगार सृजन तो होगा ही ना, गरीबी उन्मूलन या गरीबी को कम करने में तो रोजगार सृजन मतलब योगदान देगा। तो काले धन का सृजन इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काले धन का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि काले धन के प्रवाह से तो गरीबी बढ़ेगी उल्टी। हिंदू धर्म की पुरुषार्थ व्यवस्था में किस पुरुषार्थ को अंतिम लक्ष्य माना है? तो हिंदू धर्म की जो पुरुषार्थ व्यवस्था है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। क्या है? मोक्ष। मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। आप हमारे YouTube चैनल मुलान स्कूल पे जा सकते हैं और टीचिंग एग्जाम से संबंधित या राजस्थान के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको वहाँ हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा, यानी आपकी तैयारी को बेहतर करने में मदद करेगा। मैं नहीं कहता कि ये वन स्टॉप शॉप है, लेकिन आपके मार्क्स बढ़ाने में जरूर उपयोगी है। प्राचीन समय में परिवार में संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से स्त्री को अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति को क्या कहते थे? तो हम पता है कि इसे नियोग प्रथा कहते थे। यानी स्त्री संतान उत्पत्ति के लिए अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकती थी, तो वो नियोग प्रथा कहलाती थी। अगला प्रश्न, किसने समाज की परिभाषा देते हुए कहा कि समाज कार्य प्रणालियों और रीतियों, अधिसत्ता और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों, श्रेणियों, मानव व्यवहार और नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है? तो इस प्रकार की जो परिभाषा दी है समाज की परिभाषा, वो दी है मैकाइवर और पेज ने। क्या कहा उन्होंने? कि समाज है कार्य प्रणाली और रीति, अधिसत्ता, पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों, श्रेणियों और मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रता की व्यवस्था। यानी इन चीज़ों के नियंत्रण की और स्वतंत्रता की व्यवस्था है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा HIV का टेस्ट नहीं है? तो वेस्टर्न ब्लॉट HIV का टेस्ट होता है, RIPS भी होता है और एलिसा टेस्ट होता ही है। तो विडाल टेस्ट है, ये HIV का टेस्ट नहीं है, HIV का टेस्ट नहीं है, ये शायद इन्फ्लुएंजा का टेस्ट है। एंडिंग करप्शन हाउ टू क्लीन अप इंडिया। अगला प्रश्न, एंडिंग करप्शन हाउ टू क्लीन अप इंडिया,
इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन विट्ठल साहब है। इन्होंने लिखी है किताब एंडिंग करप्शन, हाउ टू क्लीन अप इंडिया। अगला प्रश्न, मान लीजिए एक व्यापारी है। वह व्यापारी होने के नाते ग्राहकों को, एजेंटों को, आयकर अधिकारियों और व्यापार यूनियन के संपर्क में आता है। वह इनसे सबसे व्यवहार करने में जो भूमिका करने का प्रतिमान है वो क्या कहलाएगा? तो भूमिका प्रतिमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भूमिका प्रतिमान, क्योंकि वो भूमिका का प्रतिमान करने का प्रतिमान भूमिका प्रतिमान। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण दुनिया पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रस्तुत करती है? दुनिया पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रस्तुत करती है जिसमें प्रत्येक सामाजिक प्रघटना को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है। तो ये होगी, कौन सा परिप्रेक्ष्य होगा? ये समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होगा। तो जिसने भी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इस प्रश्न में लगाया है उसका उत्तर हो जाता है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता के निम्नलिखित आयामों का सुझाव किसने दिया? यानी कौन कौन से आयाम? सांप्रदायिक आयाम, सात्मीकरणवादी, कल्याणवादी, प्रतिवादी, प्रतिशोधवादी, अलगाववादी, पृथकतावादी। तो ये सांप्रदायिकता के आयाम दिए थे योगेंद्र सिंह ने। किसने दिए? योगेंद्र सिंह ने। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि योगेंद्र सिंह के सांप्रदायिकता के आयाम कौन कौन से? सात्मीकरणवादी, कल्याणवादी, प्रतिवादी, प्रतिशोधवादी, अलगाववादी, पृथकतावादी। कौन भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का सदस्य नहीं था? तो के हनुमंतैया थे, जीएस पाठक थे, हरीश माथुर थे, लेकिन वी रामचंद्र साहब नहीं थे। तो हमें पूछा नहीं थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी रामचंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? तो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, अंगूठे के नियम के स्थान पर विज्ञान का उपयोग वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है। संघर्ष के स्थान पर मैत्री का सिद्धांत भी है। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन भी है, लेकिन सहकारिता के स्थान पर व्यक्तिवाद नहीं है। व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता हो सकती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, सहकारिता के स्थान पर व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से प्रतिवेदन का नाम शासन में नैतिकता है? तो कौन सा जो प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन दिए उसमें से शासन में नैतिकता जो हेडिंग है वो किसकी है? चौथे प्रतिवेदन की। कौन से प्रतिवेदन की? 4th प्रतिवेदन की, शासन में नैतिकता। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नांकित दृष्टिकोणों में से फिफ्नर, FM मार्क्स और LD वाइट द्वारा किस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया? तो एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन किया गया। किसके द्वारा? फिफ्नर के द्वारा, FM मार्क्स के द्वारा और LD वाइट के द्वारा। तो इसका आंसर एकीकृत दृष्टिकोण हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित में से किसे भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो वजाहत हबीबुल्लाह को भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में कितने प्रतिवेदन, टोटल कितने प्रतिवेदन थे? तो 20 प्रतिवेदन थे। तो जिसने भी 20 उत्तर लगाया उसका उत्तर हो जाएगा सही। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रधानमंत्री के क्षेत्राधिकार में सही है, 6 महीने में जांच संपन्न करेगा, सही है। इसमें एक चेयरमैन और 8 सदस्य होते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसमें 5 न्यायिक सदस्य नहीं होते, इसमें भी 4 न्यायिक सदस्य होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसमें 5 न्यायिक सदस्य होते हैं। ये गलत कथन है और हमें गलत कथन ही आइडेंटिफाई करना था, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानवीय संबंध उपागम का मुख्य प्रस्ताव नहीं है? तो उपागम का प्रस्ताव कौन सा नहीं है? अभिप्रेरण होता है, कर्मचारियों का निजी हित भी होता है और कर्मचारियों का अनौपचारिक संगठन भी होता है, लेकिन व्यक्तिगत अंतर नहीं होता। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संगठन के मानव व्यवहार दृष्टिकोण का अग्रदूत किसे माना जाता है? संगठन के मानव व्यवहार दृष्टिकोण का अग्रदूत किसे मानते हैं? ये मानते हैं चेस्टर बर्नार्ड को। किसे मानते हैं? चेस्टर बर्नार्ड को मानव व्यवहार दृष्टिकोण का अग्रदूत माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित है? तो चेस्टर बर्नार्ड है, ये उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित है। दोनों में देखो चेस्टर बर्नार्ड आंसर आ रहा है। हेनरी पियोल ने किसी औद्योगिक उपक्रम की समस्त क्रियाओं को कितने समूह में बांटा है? तो हेनरी पियोल ने औद्योगिक उपक्रम की समस्त क्रियाओं को 6 समूहों में बांटा है। कितनी में? 6 में बांटा। तो जिसने भी 6 उत्तर लगाया उसका हो जाएगा सही। किस विचारक ने राजनीति प्रशासन द्वंद्व विचार का प्रारंभ किया था? तो वुड्रो विल्सन है, उन्होंने राजनीति प्रशासन द्वंद्व का विचार प्रारंभ किया था। राजनीति प्रशासन का द्वंद्व का विचार किसने दिया? वुड्रो विल्सन ने। यानी जो मोटे मोटे हम नाम पढ़ते हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न इसमें आए हैं। तृतीय मिनोब्रॉक कॉन्फ्रेंस सन 2008 में आयोजित हुई, जिसका थीम था भविष्य का लोक प्रशासन, भविष्य का लोक प्रबंधन और भविष्य की लोक सेवाएं रखा गया था। ये इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? मोटा मोटी क्या है ये? तृतीय मिनोब्रॉक कॉन्फ्रेंस 2008 में आयोजित हुई, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? रोजमेरी ओलेरी। क्या? रोजमेरी ओलेरी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार
लोकपाल को नियुक्ति हेतु चयन समिति में कितने सदस्य होने चाहिए? तो उसमें एक तो होता है अध्यक्ष और 4 होते हैं सदस्य। लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक अध्यक्ष 4 सदस्य होने चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये किताब किसने लिखी है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस जो किताब है लिखी है डी वॉल्डो ने। किसने? डी वॉल्डो ने ये किताब लिखी है। अगले प्रश्न, 2 या 2 से अधिक संभव विकल्पों में से किसी एक व्यवहार्य विकल्प को चुन लेना कि निर्णय करना है, ये किसने कहा? यानी 2 या 2 से अधिक विकल्प है, किसी एक व्यवहार्य विकल्प को आपको चुनना है, इसे निर्णय करना कहते हैं। ये कथन किसका है? ये कहा है हर्बर्ट साइमन ने। किसने? हर्बर्ट साइमन साहब ने कहा है ऐसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम। संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? संप्रेषक, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, फिर प्रतिक्रिया। तो जिसने भी संप्रेषण, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया लगाया उसका उत्तर हो जाएगा सही। आदेश की एकता से आप क्या समझते हैं? यानी अधीनस्थों को एक ही व्यक्ति उच्चाधिकारी आदेश देगा, वो होगा आदेश की एकता। यानी ऊपर से एक ही व्यक्ति से आदेश मिलेंगे, वो आदेश की एकता होगी। तो जिसने भी अधीनस्थ को केवल एक ही उच्चाधिकारी आदेश देगा, ये उत्तर हो जाएगा सही। उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? पहली होती है जागृत अवस्था, एक होती है स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था, एक तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था सबसे अंतिम अवस्था है। तो 4 अवस्थाएं कौन सी है उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा की? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। अगला प्रश्न है, वेदों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यजुर्वेद में कर्मकांडी चर्चा है, बिल्कुल सत्य है। वेद अपरुषीय यानी किसी व्यक्ति ने इसे नहीं लिखा है, ये भी सत्य है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ये भी सत्य है। वेदों में केवल अलौकिक विषयों का ज्ञान भरा है, नहीं, वेदों में अलौकिक और लौकिक विषयों का ज्ञान भी है। तो इसका मतलब यही कथन गलत हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जिसने भी वेदों में केवल अलौकिक विषयों का ज्ञान भरा है, ये उत्तर लगाया, उसका उत्तर सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए समस्त सांसारिक सुखों का त्याग करके कठोर तपस्या और वैराग्यपूर्ण जीवन का उपदेश किस दर्शन में दिया गया? तो देखो, कठोर तपस्या की बात कर रहे तो जैन दर्शन, सीधा सिंपल। अगला प्रश्न, आत्मा, ईश्वर और जगत का सुनिश्चित और निर्विवाद ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो देकार्ट है कि दार्शनिक विधि क्या कहलाती है? तो आत्मा, ईश्वर और जगत का सुनिश्चित और निर्विवाद ज्ञान प्राप्त करने के लिए देकार्ट की जो दार्शनिक विधि है वो संशयात्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? संशयात्मक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांट के अनुसार नैतिकता की आवश्यक मान्यताओं में कौन सी मान्यता सम्मिलित नहीं है? तो कांट ने नैतिकता की जो मान्यताएं मानी उसमें आत्मा की अमरता होती है, ईश्वर का अस्तित्व और संकल्प की स्वतंत्रता होती है, लेकिन उन्होंने कर्म की क्षमता की बात नहीं करी है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? कर्म करने की क्षमता। ठीक है। अगला प्रश्न, सेक्रेटिक पद्धति को द्वंद्वात्मक कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तर्क और प्रतितर्क की पद्धति, इसलिए इसे द्वंद्वात्मक कहते हैं। द्वंद्व हो रहा ना यहाँ पे, तर्क और प्रतितर्क हो रहा है, तो ये द्वंद्वात्मक है। सेक्रेटिक पद्धति को द्वंद्वात्मक इसलिए कहते हैं। तो जिसने भी तर्क और प्रतितर्क की पद्धति कहा है उसका उत्तर बिल्कुल सत्य हो जाता है, सही हो जाता है। जैन दर्शन के अनुसार मिथ्यापदेश किस गुण या व्रत का उल्लंघन होता है? तो मिथ्या उपदेश। तो ये सत्य व्रत है ना, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, तो इसमें सत्य जो है उसका उल्लंघन होगा। तो इसका आंसर मिथ्यापदेश किसका उल्लंघन होगा? सत्य का। जिसने भी सत्य लगाया उसका उत्तर हो जाएगा सही। आदर्श मूलक उपयोगितावाद की सही व्याख्या क्या है? तो सबसे सही व्याख्या आदर्श मूलक उपयोगितावाद की, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, बस यही उत्तर है। अगला प्रश्न, गांधी की नीतिशास्त्र में अहिंसा, सत्य और ईश्वर के संदर्भ में साध्य साधन के संबंध बताने वाला कौन सा है? तो जो अहिंसा है वो तो साधन होती है, और सत्य और ईश्वर क्या होगा? साध्य हो जाएगा। अगर आप अहिंसा अपनाओगे तो बाकी खुद ही साध्य हो जाएंगे। तो साधन, साध्य, साध्य, इसका उत्तर हो जाएगा। निष्काम कर्म के अभ्यास का मुख्य परिणाम क्या है? निष्काम कर्म के अभ्यास का परिणाम क्या होगा? उसमें समत्व भाव डेवलप होगा। क्या होगा? समत्व भाव डेवलप होगा। तो इसका उत्तर जिसने भी समत्व भाव लगाया उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध नीतिशास्त्र के अनुसार सम्यक व्यायाम का क्या तात्पर्य? सम्यक व्यायाम का तात्पर्य क्या है? सम्यक व्यायाम का तात्पर्य शुभ की उत्पत्ति और अशुभ के निरोध हेतु प्रयत्न। सम्यक व्यायाम क्या है? शुभ की उत्पत्ति करने के लिए प्रयत्न, अशुभ को निरोध करने का प्रयत्न। तो ये क्या होगा? ये होगा सम्यक व्यायाम। ठीक है, तो सम्यक व्यायाम की परिभाषा क्या होगी? तात्पर्य क्या होगा? शुभ की उत्पत्ति और अशुभ के निरोध हेतु प्रयास करना सम्यक व्यायाम कहलाता है। दंड का कौन सा सिद्धांत आत्मनियंत्रणवाद की अवधारणा पर आधारित है? तो दंड का जो आत्मनियंत्रणवाद की अवधारणा पर आधारित है केवल सुधारवादी सिद्धांत होगा। क्या होगा? केवल सुधारवादी सिद्धांत। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कौन सी धारणा व्यक्त की गई है? तो नासदीय सूक्त है, उसमें एकत्ववाद की धारणा व्यक्त की गई है। तो जिसने भी एकत्ववाद लगाया उसका उत्तर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, मिल के उपयोगितावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हम असत्य बताना है इस बार। तो पहला कथन है, सुख में परिमाणात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद भी होता है, ये कथन सत्य है। शुभ कर्म का शुभत्व उसमें उत्पन्न सुख से निर्धारित होता है, ये भी सत्य है। सुख ही मनुष्य की समस्त इच्छाओं का मूल प्रयोजन, ये भी सत्य है। सुख में केवल परिमाणात्मक भेद होता है, ये असत्य है। और हमें क्या पूछा है? असत्य। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सुख में केवल परिमाणात्मक भेद होता है। तो जिसने भी सुख में केवल परिमाणात्मक भेद होता है ये उत्तर लगाया, उसका उत्तर हो गया सही। अगला प्रश्न, निर्गुण ब्रह्म के संदर्भ में नेति नेति का प्रयोग किया गया है, जो दर्शाता है कि यह ब्रह्म विषय गुणों का निषेध है, यह ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का बोध है, यह ब्रह्म के स्वरूप का सगुण विवेचना है, इसकी परिणति मौन में है। तो इसमें जो सी है यह ब्रह्म में सगुण का विवेचन है, ये नहीं होगा। बाकी ए बी डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो जिसने भी ए बी डी उत्तर लगाया उसका उत्तर सही हो गया। निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो शिक्षा, छंद, कल्प होता है लेकिन गणित नहीं होता, तो गणित इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, कला के चिंतन से प्रेरित शांत मनोस्थिति सबसे अच्छा दृष्टांत है किसका? मनोमय कोश का। किसका दृष्टांत सबसे अच्छा? कला के चिंतन में प्रेरित शांत मनोस्थिति है, वो मनोमय कोश का सबसे बढ़िया उदाहरण है, दृष्टांत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहसंबंध के महत्व को इंगित नहीं करता? कौन सा नहीं करता? तो देखो बाकी तीन तो करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा नहीं करता। ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग प्रदान करता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। जिसने भी ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग प्रदान करता है उत्तर लगाया है, उसका उत्तर सही हो गया। अगला प्रश्न, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का सर्वाधिक आवश्यक और विशिष्ट गुण कौन सा है? तो सबसे आवश्यक गुण होता है विषय का अद्यतन ज्ञान। यानी एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जैसे कल को आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनोगे, है ना, वरिष्ठ अध्यापक बनोगे, तो आपको विषय का अद्यतन ज्ञान होना चाहिए, अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्नों के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो बहुवैकल्पिक प्रश्न प्रत्याभिज्ञान के लिए होते हैं, सही है। सत्य असत्य के ये भी प्रत्याभिज्ञान के लिए होते हैं, सही है। मिलान वाले प्रत्यास्मरण के लिए होते हैं, सही है। लेकिन रिक्त पूर्ति वो प्रत्यास्मरण के लिए नहीं होते। तो इसका मतलब क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? तो रिक्त पूर्ति प्रत्यास्मरण के लिए होते हैं, ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, इकाई सूचना और अनुभव का एक संगठित निकाय है जिसे शिक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित किए गए। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है हेबर्ट ने। इकाई सूचना और अनुभव का एक संगठित निकाय जिसे शिक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, ये परिभाषा हर्बर्ट साहब ने दी है। तो इसका उत्तर जिसने भी हर्बर्ट लगाया वो सही हो गया। बाकी हो सकता है एक दो प्रश्न के उत्तर इधर जो मैंने बताए हैं वो ना हो, दूसरे हो, लेकिन अधिकतर प्रश्न सही ही होंगे। यानी 150 प्रश्न है मान लो, तो उसमें से 2-3 प्रश्न हो सकता है कि जो आरपीएससी जो उत्तर मानता है, जो इसके वास्तविक उत्तर वो ना हो, लेकिन 99% हमारी जो उत्तर माला है वो सही होने वाली है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो संबंधित है किससे? तो मानव से संबंधित है, बिल्कुल है। मानव और अन्य मानवों के साथ उसके संबंधों से संबंधित है, सही बात है। मानव का पर्यावरण के साथ संबंध से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ABC तीनों ही सही हो जाएंगे। तो जिसने भी ABC लगाया उसका उत्तर हो गया सही। निम्नलिखित निबंधात्मक प्रश्नों के संबंध में क्या सही है? तो निबंधात्मक प्रश्न विचार अभिव्यक्ति के अवसर होते हैं, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता थोड़ी होती है, निबंधात्मक प्रश्न में वस्तुनिष्ठता नहीं होती, वैकल्पिक प्रश्नों में होती है, तो ये नहीं होगा। लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है, कितना अच्छा लिख पाता है व्यक्ति, वो निबंधात्मक प्रश्नों से पता चलता है। और आलोचनात्मक चिंतन कैसा है उसका, वो भी निबंधात्मक प्रश्नों से पता चलता है। तो इसका मतलब A, C और D सही है, तो A, C, D इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। दृश्य अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री के अंतर्गत किस प्रकार का मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है? तो राजनीतिक होता है, आर्थिक होता है, जनसंख्या होती है, लेकिन भूगर्भिक नहीं होता। तो जिसने भी भूगर्भिक लगाया उसका उत्तर सही हो गया। अगला प्रश्न, औपचारिक और अनौपचारिक समूह योजना सामाजिक विज्ञान की किस शिक्षण विधि के रूप है? तो औपचारिक और अनौपचारिक समूह है वो समस्या समाधान विधि का रूप है। किसका रूप है? समस्या समाधान विधि का। तो जिसका उत्तर क्या, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? समस्या समाधान। समस्या समाधान विधि के किस चरण में विद्यार्थियों को समस्या के सभी संभावित अनुमानित समाधानों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है? तो समस्या है, उसके जो समाधान है उन पर विचार करना है, तो उससे क्या डेवलप होगा? परिकल्पना का निर्माण होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परिकल्पना का निर्माण। अगला प्रश्न, पाठ योजना के अबार्ट के पंचपदीय उपागम में
निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले होगी तैयारी, उसके बाद होगा प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में क्या होगा? साहचर्य, उसके बाद में होगा सामान्यीकरण, फिर होगा क्या होगा? अनुप्रयोग। तो ABFEC जिसने भी लगाया है ABFEC देख लो आप, वो जिस भी विकल्प में है वो सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है तो विश्वसनीयता होती है, विषय निष्ठता होती है, वैधता होती है, लेकिन भेदबोधकता नहीं होती। तो कौन सी अच्छी तकनीकी विशेषता नहीं है? तो भेदबोधकता इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भेदबोधकता इसका उत्तर हो जाएगा। मानचित्र में किसी देश को चित्रित और अंकित करना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है? तो किसी देश को चित्रित करना, अंकित करना, उसके कौशल विकास को डेवलप करना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौशल विकास। अगला प्रश्न, एडगर डेल के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष अमूर्त अनुभव का उच्चतम स्तर है? एडगर डेल के अनुसार कौन सा अप्रत्यक्ष अमूर्त अनुभव का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो यह शाब्दिक संकेत है। क्या है? शाब्दिक संकेत। अगला प्रश्न, ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है? प्रत्यय विज्ञान प्रश्न। कौन से? प्रत्यय विज्ञान प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा। ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार कौन से प्रकार के प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयोगी नहीं है? तो दृष्टांत प्रश्न होते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न भी होते हैं, वर्गीकरण प्रश्न भी होते हैं, लेकिन अब प्रत्यय विज्ञान प्रश्न नहीं होते। और जो पूछा नहीं है तो हमें बताना पड़ेगा कि प्रत्यय विज्ञान प्रश्न ही नहीं है, यही हमारा उत्तर मार्क करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट विधि किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो प्रोजेक्ट विधि है वो प्रयोजनवाद पे आधारित है। किस पे? प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद पे। किस पे? प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का घटक नहीं है? तो अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण होता है, शिक्षण सामग्री संबंधी निर्णय भी होता है, प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण भी होता है, लेकिन उप इकाइयों का विभाजन नहीं होता। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या का सिद्धांत नहीं है? तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या का सिद्धांत समुदाय से संबंधता होती है, गतिविधि भी होती है, अनुभव में संपूर्णता भी होती है, लेकिन समानता नहीं है। तो पाठ्यचर्या का सिद्धांत समानता पाठ्यचर्या का सिद्धांत नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो इतिहास आता है, भूगोल आता है, समाजशास्त्र होता है, राजनीति विज्ञान आता है, अर्थशास्त्र आता है। ये तो आते ही आते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पाठ्य वस्तु को पाठ्यचर्या के अन्य विषयों से संबंधित करना क्या कहलाता है? समानांतर सहसंबंध। यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को अन्य विषयों से संबंधित करना समानांतर सहसंबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समानांतर सहसंबंध कहलाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 समानांतर सहसंबंध हो गया। अंतिम प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो ग्लोब केवल सतह क्षेत्रवार रूपरेखा के साथ उपयोग में लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो भौतिक ग्लोब कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? भौतिक ग्लोब कहलाएंगे। तो जिसने भी ऑप्शन 3 भौतिक ग्लोब लगाया उसका उत्तर सही हो गया। आशा करते हैं कि आपके अधिकतर प्रश्न सही है, आपका अंतिम चयन होने वाला है। अगर आपके प्रश्न के उत्तर सही अच्छे नहीं बैठे हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तैयारी में कुछ गैप है वो कंप्लीट करना है, और ये गैप कंप्लीट करने में हम आपकी थोड़ी मदद करेंगे। कैसे? हम जो टीचिंग एग्जाम में उसको क्लियर करने के लिए अच्छे कंटेंट को लेके आएंगे जो आपकी मार्क्स को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो करना क्या है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मुलान स्कूल, इसे सब्सक्राइब कर लो आप, और इसके वीडियोस है, आप 1-2 वीडियो देखोगे, अगर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है तब तो आप बने रहोगे, अन्यथा लाइबिलिटी थोड़ी है आप पे, आप दूसरी जगह चले जाओगे, दूसरे वीडियोस देख लोगे, क्योंकि कंटेंट की कमी थोड़ी है। अच्छे कंटेंट को आइडेंटिफाई करना भेड़ चाल एक अलग बात है, लेकिन आपको क्या चाहिए, क्या आपको वहाँ से मिल रहा है तब तो सही है। अगर गैप है तो फिर चेंज करना पड़ेगा ना भैया, तो चेंज करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे पीछे के वीडियोस हैं वो देखो, और आगे हम इसको और बेहतर करते जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।